दोस्तों, बिंदु खेड़ा अ, हिमालय की तलहटी में या हम अपने पहाड़ों में जब उत्तरांचल उत्तराखंड की बात करते हैं तो तराई क्षेत्र में बिंदु खेड़ा एक स्थान है, एक जगह का नाम है। 1929 में 12 मील लंबा और 10 मील चौड़ा ये स्थान खेती युक्त खेती के लिए ज़मीन थी। मतलब यहाँ खेती होती थी, बहुत अच्छी खेती होती थी उस टाइम में। सर हेनरी रैमजे राजा हुआ करते थे कुमाऊं के। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि ये जब सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। दीदी बैड़ी और नंदिनो भुला दाजू सब भले होना, सब भली के रूना, बस दाजू सब मस्त रहना, खुश रहना, बिंदास रहना। तो हमारी कहानी चल रही थी द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट साहब की लिखी हुई। उसी किताब की अंतिम कहानी है तल्ला देश का आदमखोर। तल्ला देश का आदमखोर जो है ये एक बड़ी लंबी कहानी है और आपको बड़ी धैर्य के साथ सुननी चाहिए। इसमें कई कहानियाँ जुड़ती जाएंगी और बड़ी मज़ेदार, ये एक याद में रखने वाली एक ये कहानी है। तो मैं बता रहा था बिंदु खेड़ा जो 10 मीटर बाय 12 मीटर का एक खेती युक्त ज़मीन थी। और जब जिम कॉर्बेट साहब वहाँ पे गए उस टाइम वहाँ पे 3 छोटे छोटे गांव थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी सी कुछ एकड़ ज़मीन थी। और बिंदु खेड़ा ये पूरा क्षेत्र नहीं था, बिंदु खेड़ा भी एक छोटा एक एरिया था जहाँ पे पलाश के फूल ढाक के कहते हैं ना फूल, और तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी, बारहसिंगे, बाघ और कई तरह के जानवरों से भरा हुआ एक भरपूर हरा भरा जंगल था जो बहुत ही खूबसूरत था। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं अपने टेंट से निकल के देखते थे तो आसमानी छतरी महसूस होती थी पूरी पलाश के फूलों के कारण। तो बहुत खूबसूरत ये एरिया था। यहाँ पे इनको शिकार करने के लिए जाने का मौका मिला एक टीम के साथ में, एक दल उसके साथ जाने का मौका मिला। दोस्तों ये मैदान में कुछ इस तरह से था कि इनके शिकार में जाने के कुछ टाइम पूर्व उस मैदानों में जो घास थी उसको जलाया गया था। तो काफ़ी एरिया ऐसा था जो सूखा था, वो जल गया था, और कुछ एरिया जहाँ पे नमी थी या पानी था उस जगह की घास अभी हरी थी। वो तो ऐसा महसूस होता था जैसे अलग अलग टापू है, क्योंकि सूखी घास कहीं पे फिर हरा सा मैदान दिख रहा है, फिर उसके बाद फिर सूखा सा दिख रहा है, फिर एक जगह पे हरा सा दिख रहा है, पैचेज हैं। तो कुछ इस तरह का महसूस हो रहा था, ये कॉर्बेट साहब बताते हैं। तो ये जो एक हफ्ते का इन लोगों का शिकार खेलने का प्रोग्राम बना उस पर इनके साथ में 9 बंदूकें, 5 दर्शक, यानी कि टोटल 14 लोग, और करीब करीब 17 हाथी इनके दल में शामिल थे। तो ऐसी एक खूबसूरत सुबह। अच्छा, वहाँ के बारे में ये बताते हैं कि इतनी वैरायटी वहाँ पे शिकार की है कि इन्होंने एक दिन में खुद अपने लिए बताते हैं कि मैंने 18 तरह के जीव मारे, जिसमें बाघ भी है, बारहसिंगा भी है, ये हिरन भी है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पॉटेड डियर, और इसके अलावा वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स, दुनिया भर की जो चिड़ियाएँ हैं। तो 18 तरह के जीव इन्होंने मारे थे एक ही दिन में। तो इतना शिकार के लिए बेहतरीन जगह थी। तो बताते एक दिन ऐसी खूबसूरत सुबह के दिन नाश्ता करके हम सब लोग तैयार हुए, तो कह रहे कि मैंने हाथियों को इस तरह से लगाया कि जैसे एक हाथी, 2 हाथी हैं तो उनके बाद में एक हाथी खाली पीठ, खाली सामान रखने के लिए यानी कि जानवरों को भरने के लिए रखा। उसके बाद फिर 2 हाथी जिसमें शिकारी बैठेंगे, फिर एक खाली हाथी। इस तरह से हाथियों को एडजस्ट किया। और बीच वाले हाथी में ये एक जो डिवाइड किया हाथी को, तो बीच वाले एक हांडी वाला हाथी में ये जाके बैठ गए। सुबह जब निकले तो कहते हैं कि बड़ा इंसान बहुत स्फूर्ति से भरा रहता है और बहुत जल्दीबाजी में रहता है, जो कि ठीक नहीं है शिकारियों के लिए, शिकार के मामले में, क्योंकि इसमें शिकार मिस बहुत होता है।
और वैसे शिकार का सबसे अच्छा टाइम भी ये होता है क्योंकि शिकार दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी अपने बैगों को भरने के लिए, बैग भरना मतलब कि अपने शिकार से, अपने जो भी जिसमें इनको शिकार रखना है उसके जल्दी जल्दी में शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें शिकार मिस बहुत होता है। फिर धीरे धीरे आंखों को और धैर्य आ जाता है शिकार करने वाले को भी, और आंखों को भी थोड़ा सा वो मिल जाता है, और फिर संतुलित शिकार होने लगता है कि जहाँ टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे शिकार मिल रहा है। और फिर शाम होते होते आंखें थक जाती हैं, तो वो टाइम में भी शिकार बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ये एक बात इन्होंने बताई। इस तरह से शिकार करने के लिए इनका हाथियों का दल निकला। ये बताते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची घास है तो वहाँ पे हम हाथियों को नज़दीक कर लेते थे, और जहाँ पे घास कम है तो वहाँ पे हम हाथियों को फैला देते थे, और अच्छा खासा शिकार हम लोग करते हुए चल रहे थे। अच्छा शिकार चल रहा था। अचानक एक पक्षी सामने से आया, सबकी बंदूकें उठी और फिर उसके बाद सबकी बंदूकें नीचे हो गई, क्योंकि वो एक उल्लू था। अच्छा, वहाँ पे जो उल्लू था वो एक आम उल्लुओं से अलग होता है। ये बड़े पंख वाला उल्लू होता है, इसके पाँव बड़े होते हैं, और ये हाथियों को अपने बिलों से, ये क्या करते हैं, ये जो बने बनाए इनको बिल मिल जाते हैं, उन बिलों में अपना अड्डा कर लेते हैं उल्लू, और उसी में अपने अंडे अंडे देते हैं। परिवार वहीं अपना रखते हैं और उसके आसपास ही बैठते हैं। कोई खतरा लगता है तो अपने को वहाँ से दूर करते हैं, ताकि जो भी शिकारी इनके पीछे पड़ा हुआ है वो इनके तरफ दौड़े और इनके बिल से हट जाए। तो ऐसी एक उल्लू हाथियों के सामने से उड़ा, सबकी बंदूकें उठी और उसके बाद सबकी बंदूकें नीचे हो गई। तो उम्मीद ये थी कि हाथी के जाने का तो उल्लू जो है थोड़ा आगे जाके बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उल्लू अचानक उड़ा और उड़ के घेरा बना के उड़ने लगा और कोशिश करने लगा हाइट में जाने की। तो बताते हैं कि जो महावत थे और जो बाकी शिकारी और जो दर्शक थे, सब लोग जो है उस उल्लू को देखने लगे। अच्छा, इस अचानक मेरे समझ में आया कि जब मैंने उल्लू को देखा तो मेरी नज़र दूसरी तरफ गई, वहाँ पे से एक बाज वो उल्लू के पीछे पड़ा। वो उल्लू को पकड़ना चाह रहा था, उसका शिकार करना चाह रहा था, और सब लोग जो है राइफल रख के उनको देखने लगे। अब उल्लू को भी पता है कि ये मेरे पीछे बाज पड़ा हुआ है, और बाज दोनों की कोशिश लगी है एक दूसरे से ऊपर हो जाने की, यानी कि जो ऊपर रहेगा उसका पलड़ा भारी है। अगर बाज ऊपर है तो वो तो एक ही झपट्टे में इसको अपने पंजे में दबोच लेगा। तो उल्लू कोशिश कर रहा था कि ऊपर ऊपर उठता जाए, तो लंबे लंबे घेरे ले रहा था, और उसकी कोशिश ये थी कि वहाँ पे एक बादल थे वहाँ पे, कि वो बादलों के अंदर चला जाए और बाज को डॉस दे दे। बाज भी समझ गया कि ये जो है इसके अंदर घुसना चाहता है, बादलों के ढेर में घुसना चाहता है, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो बाज भी ने और तेजी से और थोड़े छोटे चक्कर लेते हुए चढ़ना, ऊपर को उड़ना शुरू किया, और उल्लू भी चक्कर लेते लेते उड़ रहा है। कह रहे जिम कॉर्बेट साहब, नीचे से ऐसे ऊपर देख के आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि कितना एक्यूरेट हाइट बताना मुश्किल है, लेकिन तकरीबन 1000-1200 फुट की हाइट पे उन लोग उड़ रहे थे। और उसके बाद में वो उल्लू जो है बादलों के अंदर से बड़ी तेजी से एक डाइव मारते हुए नीचे को आता हुआ दिखाई पड़ा, और सब लोग बड़ी कौतूहल से उसको देख रहे थे। कोई कह रहा अरे बच गया बच गया बच गया, कोई कह रहा अरे नहीं 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 बचेगा, नहीं नहीं बचेगा ये। इतने में बाज भी ऊपर से इसके पीछे पीछे आता हुआ दिखाई पड़ा। अब लोगों में सब में क्यूरियोसिटी बढ़ गई, लोगों ने अपनी दूरबीन निकाल ली और दूरबीन से देखने लगे, अरे अब क्या होगा अब क्या होगा। कोई कह रहा बच जाएगा, कोई कह रहा पकड़ लेगा, कोई उल्लू को हौसला उड़ा रहा, भागा भागा भाग भाग उल्लू चल उड़ जल्दी कम कम। और ये सब चल रहा है, और इतने में उल्लू जो है अपने बिल में घुस गया। और जैसे ही वो बिल में घुसा, यहाँ पे खुशी के मारे ये जो शिकारी है इनका खुशी के मारे टोपियाँ उतर गई और तालियां बजने लगी, गजब उल्लू ने डॉस दे दिया, उल्लू ने ये कर दिया, मज़ा आ गया, ये है वो है। सबके चेहरे खिल गए। जो जो सुबह सुबह शिकार नहीं मिलने के कारण मुरझाए हुए थे, वो सारे चेहरे जो है खिल गए। और वो बाज भी जो है जिस पेड़ में से उड़ा था, सेमल का कोई पेड़, उसमें जाके दोबारा जाके बैठ गया। और जिम कॉर्बेट साहब कहते देखिए, इंसान भी क्या है, किस तरह की सोच होती है। हम खुद तो शिकार कर रहे हैं और चाह रहे हैं हमारा मूड ऑफ हो रहा है अगर शिकार कोई छूट जा रहा है, और उस बाज का जिसका भोजन वो है उससे अगर उल्लू बच जा रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हमारे चेहरे खिले हुए हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वहाँ पे माहौल हो रहा था। अच्छा, हाथियों को एक लाइन में करके सीधे चलाया जा रहा था, और
थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इस तरह से, जैसे एक ये फिर उसके थोड़ा सा आगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक घेरा भी बनता जाए और एक आगे भी रहे। तो पीछे से जो गोलियां चले, तो शिकार जब आगे उड़े, तो जो सबसे आगे वाले हाथी में जो शिकारी बैठा हुआ है वो ऐसा होना चाहिए जिसका एक मजबूत निशाना हो, इनके से जो शिकार छूट जाए वो उनके रेंज में आ जाए और वो उसको गिरा दे। तो इस तरह से हम लोग भी चल रहे थे, और चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह में पहुंचे जहाँ से जंगल शुरू हो जाता था, बड़ा घना जंगल। और उस घने जंगल के अंदर हमें शिकार मिलने की उम्मीद थी। हमें वहाँ पे बाघ के, एक शेर के मिलने की भी उम्मीद थी, और बहुत सारे मोर और जंगली मुर्गियाँ, ये सब मिलने की हमें उम्मीद थी। लेकिन एक मजबूरी थी, वहाँ पे हाथी नहीं जा सकते थे, तो हमें पैदल जाना था। लेकिन हमारे साथ में एक जो है नौजवान शिकारी था, जो बिल्कुल नया नया आया था, पहली पहली बार राइफल जो पकड़ रहा था शिकार करने के लिए, तो उसके साथ अंदर जाने का रिस्क लिया नहीं जा सकता था। अचानक जिस हाथी में मैं बैठा हुआ था, जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं, मेरे कान के बगल से बंदूक जोर से गरजी। इतनी जोर से बंदूक के चलने की आवाज़ आई कि मेरे कान का पर्दा फट गया, और मैं दर्द के मारे मैं बिलबिलाने लगा। मेरे लिए असहनीय दर्द हो गया, मैं सहन नहीं कर पा रहा था। हम लोग टेंट में अपने वापस आए, किसी तरह से मैंने रात काटी, और अगले दिन इन सब से विदा लेकर के कि मेरी को अब जाना है, मैं अपने घर कालादूंगी आ गया। करीब 24 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से कालादूंगी आ गया। तो कालादूंगी में उन दिनों एक इंडियन डॉक्टर आया था, जो नया नया डॉक्टर था, यंग लड़का था। मैंने उसको अपना काम दिखाया, तो उसने वही खबर मुझे सुनाई जिसका मुझे अंदेशा था, कि सर आपके कान का पर्दा फट गया है। क्या बड़ा टेंशन हो गया, बहुत वो हो गया। उसके बाद हम लोग अपने ग्रीष्मकालीन, जो हमारा घर जो नैनीताल था, हम वहाँ चले गए। वहाँ पे रेम्जे हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे एक सर्जन थे, कोई कर्नल, ब्रिटिश सर्जन थे। उनका नाम बुक में उन्होंने कहीं पे दिया हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अभी वो ढूंढ नहीं रहा हूँ। तो उस सर्जन को मैंने कान दिखाया, तो उससे कान चेक करके बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके सर में हो गए दानों से, सर के अंदर आपके हो गए दाने। जिससे डॉक्टर भी बहुत चिंतित था, मेरी भी चिंता हो गया था, और मेरी घर में जो मेरी दो बहनें थी वो भी मेरे को लेके बहुत चिंतित थी, और मैं बहुत परेशान था। उन्हीं दिनों नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जिलों में एक दो बाघों ने आतंक मचा रखा था। एक था चौगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता था, और एक था तल्ला देश, जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता था। खैर, इसकी कहानी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उस जंगल में, जो जहाँ पे इनके फायर से, जहाँ पे इनके कान में प्रॉब्लम आई थी, उस जंगल में ये एक बार पहले भी जा चुके थे शिकार करने के लिए। तो उस टाइम में इन्होंने वहाँ पे एक ऐसा चमगादड़ देखा जो बड़ा यूनिक था। वो एक आम चमगादड़ों से बिल्कुल भिन्न था। उसको देख के ऐसा लग रहा था एक जैसे बहुत बड़ी सी तितली हो। उस चमगादड़ का क्या बोलते हैं, कुछ कहते हैं, पता नहीं, जो भी कहते हैं। तो एक वो विचित्र सा चमगादड़ इन्होंने देखा था, जो अपने बड़े बड़े पंखों से उड़ उड़ जा रहा था। और तब इन्होंने इस पार्ट में उसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी आपको बता देना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। और तो दो मैन ईटर बड़ा आतंक मचाए हुए थे। दोस्तों, मेरे को क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक दूँ और अगला वीडियो बनाऊँ इसके आगे की कहानी का, क्योंकि नहीं तो बड़ी खिचड़ी होती जाएगी, और जब खिचड़ी हो जाएगी तो कहानी समझ में नहीं आएगी। कई जगह पे तो मैं पढ़ते हुए कंफ्यूज हुआ हूँ, मैंने फिर पन्ने पीछे पलटे हैं, फिर मैं आगे बढ़ा हूँ, तो वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने लोग हैं आप तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ये
उत्तराखंड के जो आदमखोर जो हैं उनके बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे कई मेरे खास लोगों के फ़ोन भी आए और कई लोगों ने बताया कि हाँ, मैं इस बारे में और भी आगे बताऊँ। तो मैं सारी कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए, इसका अगला भाग बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक अगले दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। रिमोट